important definition related to simple linear regression model। रिग्रेशन के रिलेटेड अगर कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो ये मॉडल जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये ज़रूर हम यहाँ मेंशन करेंगे। y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के अंदर जब भी कोई डेफिनेशन आएगी वो इसी मॉडल की रिलेटेड होगी। तो बेस्ट यही है कि हम हर डेफिनेशन के अंदर ये मॉडल पहले लिख लेंगे, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, और फिर आपने साथ लिख देना है कि जो यहाँ पे हेयर y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a एंड b आर पैरामीटर ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड e इज़ एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म। अब यहाँ पे इस मॉडल में जो हमारे पास y और x है ये दो वेरिएबल हैं, और इसके अलावा जो a और b है ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर हैं, कांस्टेंट भी इनको कह सकते हैं। और ये जो e है हमारे पास ये एरर टर्म है या रेजिड्यूल टर्म है, डिस्टर्बेंस टर्म है। अब जो हमारे पास वेरिएबल हैं या जो दो पैरामीटर हैं, जो एरर टर्म है, इनको डिफरेंट नाम से याद किया जाता है। तो इनके जो पॉसिबल नेम्स यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ चलते हैं कि किस टर्म को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है। जो हमारे पास यहाँ पे y है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम इसको प्रेडिक्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं और रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। इनका कंपैरिजन अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ करना है। देखें, हमारा टारगेट होता है y प्रिडिक्ट करना, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना, तो इस वजह से हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है, हमने प्रिडिक्ट करना है y को, इस वजह से इसको प्रिडिक्टेड वेरिएबल कह रहे हैं। और जिसकी बेस पे प्रिडिक्ट करना है उसको प्रिडिक्टर वेरिएबल x, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट देनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा y की सूरत में, तो इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो x है इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल इस वजह से कहते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू x की देकर मॉडल को y की उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड करवानी होती है। मतलब x की वैल्यू फिक्स वैल्यू पे एक स्पेसिफिक वैल्यू y की हमने प्रेडिक्ट करनी होती है। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि हमने हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, जो हमारे पास आउटकम वेरिएबल है, जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है, जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, जिसको हमने स्टडी करना है, वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो हम x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की, x के डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने की वजह से जो y पे इफेक्ट आएगा वो हमने डिटरमाइन करना होता है रिग्रेशन के अंदर। इसको आउटकम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x है इनपुट वेरिएबल, y है हमारा आउटपुट वेरिएबल। जैसे हमने अभी बात की है कि x की एक स्पेसिफिक वैल्यू देंगे, उसकी बेस पे जो y के अंदर चेंज आएगी वो हमने नोट डाउन करनी होती है। इस वजह से x जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल है और जो y है वो हमारे पास आउटकम वेरिएबल है। y को हम टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये ही हमारा स्टडी वेरिएबल होता है। इसको स्टडी वेरिएबल भी कहते हैं और टारगेट वेरिएबल भी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट y के अंदर होता है। x की चेंज, x के अंदर जो चेंज है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या फिक्स्ड अमाउंट, उसका जो अफेक्ट है वो y के ऊपर क्या आ रहा है, इस वजह से हम इसको टारगेट वेरिएबल कहते हैं। और लास्ट चीज़ जो है इनके हवाले से वो ये है कि y हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और जो x है वो फिक्स्ड वेरिएबल है। अब x को फिक्स्ड वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि x की एक स्पेसिफिक अमाउंट पे y की क्या अमाउंट आ रही है,
ये हमने प्रेडिक्ट करना है। जैसे हम कहते थे कि एट एक्स इज इक्वल टू दिस, हम कहते थे कि एट एक्स इज इक्वल टू 5, लेट्स सपोज कि जो भी हमारा मॉडल चल रहा है, एक्स और वाई वेरिएबल चल रहे हैं, मॉडल फिट करवा दिया, वाई हेड ए और बी की वैल्यू फाइंड करके इस मॉडल के अंदर पुट करवा दी, फिटेड मॉडल के अंदर एरर टर्म नहीं आता। तो हमने एक फर्दर जो इस डेटे से हट कर अगर कोई वैल्यू हम एक्स की दे रहे हैं तो हम कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 5। ये उसी मॉडल के अंदर जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू चल रही है, तो किसी भी स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू देकर हमने वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है। ये हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है, और एक्स जो है ये एक फिक्स्ड वेरिएबल होता है। फिक्स्ड इसी वजह से कि हमने फाइंड कराना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो एक्स की एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू देंगे तब ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को एक स्पेसिफिक उसका आंसर आ सकता है, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ए और बी पे। ए और बी हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर हैं और ये कांस्टेंट भी होंगे। एक मॉडल के लिए इनकी वैल्यू फिक्स होगी, इनको पैरामीटर्स कह रहे हैं। अब जो ए है इसको देख लेते हैं कि ए के पॉसिबल नेम क्या हैं। ए को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट क्यों कह रहे हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो वाई की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी एक्स की फ़िक्स वैल्यू पे। लेकिन अगर हम एक्स को 0 पुट करवा दें, हम ये कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स को 0 करेंगे तो हमारा ये सारी चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ ए बच जाएगा, तो वो ए वाई की इक्वल आ जाएगा। इस वजह से हम इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो जो स्ट्रेट लाइन हम पास थ्रू करवाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे टच हो रही होती है, जिस पॉइंट पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे एक्स 0 होता है और वाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होती है उस पे एक्स की वैल्यू तो 0, लेकिन वाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो एक्स को हम ये कह रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ वाई इज़ वाई इंटरसेप्ट ए, कि एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो उस पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू होगी। इसको बेस लाइन वैल्यू भी कहते हैं। बेस लाइन वैल्यू इस वजह से कहते हैं कि जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करवाई, तो ये वाई एक्सिस के स्टार्टिंग पॉइंट से ये इसके किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से इसको बेस लाइन वैल्यू कहते हैं। और ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट भी कहेंगे क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक मॉडल के लिए ये दोनों वेरिएबल की किसी भी कोई भी इसकी वैल्यू आ सकती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ भी आ सकती हैं, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी। बी पे आ जाते हैं, दूसरे पैरामीटर बी पे। तो इसको ये हम बी को रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने न्यूमेरिकल लेक्चर्स जितने भी किए हैं उनके अंदर बी को फाइंड करते रहे हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी को, रिग्रेशन कोफिशिएंट इस वजह से कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई, तो इसके अंदर बी हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। और इसको स्लोप कहते हैं। ये देखें, लाइन अगर सीधी है तो इसके अंदर स्लोप कोई नहीं है, यहाँ पे बी की वैल्यू 0, देयर इज़ नो स्लोप इन दिस केस। अगर हम कहते हैं कि बी की वैल्यू बढ़ रही है, प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो स्लोप अपवर्ड होगी। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप डाउनवर्ड होगी। तो ये जो स्लोप है ये हमें बी बताता है कि कितनी स्लोप आ रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इस वजह से स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं बी को। और इसको इफेक्ट साइज़ भी कहते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू डिटरमाइन करती है कि एक्स की एक स्पेसिफिक एक्स की यूनिट चेंज की वजह से वाई के अंदर क्या चेंज आ रही है, ये हमें बी बताता है। तो इसके अंदर जो दोबारा इस बात को हाईलाइट कर लेते हैं कि जब भी रिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो ये मॉडल ज़रूर लिखवाना है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है, क्योंकि हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रिलेटेड है, तो इस वजह से ये मॉडल आप लिखवाएंगे तो सूटेबल रहेगा। अब इनको जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको हम देख लेते हैं।
सबसे पहले आ जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अभी हमने मॉडल यहाँ पे लिखवाया y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये मॉडल है। तो इसके अंदर जो हमारे पास y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a और b हमारे पास कांस्टेंट हैं, जैसे a को y इंटरसेप्ट और b को हमने स्लोप कोफिशिएंट कहा है। तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे डिस्क्राइब करना है? द वेरिएबल वी विश टू एस्टिमेट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को आपने एस्टिमेट करना है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि हमने एक लेक्चर किया था, ऑलमोस्ट वो लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, उसके अंदर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल x को भी लिया था। तो वो x की जो इक्वेशन है वो ऐसे बनेगी, x इज़ इक्वल टू सी प्लस डी वाई। जैसे हम लिख रहे हैं ना कि y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इस सिचुएशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इस इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन बनेगी, द वेरिएबल वी विश टू एस्टिमेट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हमने एस्टिमेट करना होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ टू एस्टिमेटेड। जिस वेरिएबल की बेस पे हमने एस्टिमेट करना होता है वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की बेस पे हमने एस्टिमेट करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसके बाद रिग्रेशन की टर्म आ जाती है कि रिग्रेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर हमने पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है। a और b हमारे पास पैरामीटर हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल है x, इसको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, y को डिपेंडेंट कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन इन विच वी एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एन अदर वेरिएबल। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल को एस्टिमेट करना होता है, एक वेरिएबल को एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एन अदर वेरिएबल x। y को एस्टिमेट कर रहे हैं x की बेस पे, y हमारे पास डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, ये रिग्रेशन के अंदर है। अब उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप कोफिशिएंट भी इसको कह सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये इनके जो पॉसिबल नेम हमने यहाँ पे लिखे हैं कि इन y के लिहाज से अगर डिपेंडेंट का कोई भी अल्टरनेटिव नेम आ जाए तो उसकी डेफिनेशन आपने वही करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल वाली। जैसे x के डिफरेंट नेम है, अगर कोई भी नेम आ जाए आपने तो वहाँ पे x को डिस्क्राइब करना है। जैसे y इंटरसेप्ट के डिफरेंट नेम है और स्लोप कोफिशिएंट। स्लोप और इंटरसेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। दी स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो ही मॉडल लिखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। द वैल्यू ऑफ y एट x इज़ इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि अगर x को 0 पुट करवा देंगे तो जो y की वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और इसी को हम a को क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट कहेंगे। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन y फॉर यूनिट इंक्रीज इन x इज़ कॉल्ड स्लोप। हमने बात की है कि x के अंदर अगर यूनिट चेंज आ जाए तो जो y के अंदर चेंज आएगी वो हमें क्या बताएगा? वो हमें b बताएगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन y फॉर यूनिट चेंज इंक्रीज इन x इज़ कॉल्ड स्लोप, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट। और जो एरर टर्म है वो एरर टर्म हमारे पास डिस्टर्बेंस टर्म है, और इसको रेजिड्यूल भी कहते हैं, मॉडल एरर भी कहते हैं, प्रिडिक्शन एरर भी कहते हैं, और डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास कैसे आएगी? हमारे पास मॉडल था y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई, और फिटेड मॉडल हमारे पास y हेड a प्लस बी एक्स ये था। अब y में से y हेड को माइनस करवाएं, y माइनस वाई हेड इज़ इक्वल टू, इस मॉडल में से इस मॉडल को माइनस करवाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास e आ जाएगा। तो ये जो e है हमारे पास के ऑब्जर्व्ड मॉडल में से फिटेड मॉडल को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी
वो एरर होगी और उसको हम डिस्टर्बेंस टर्म या रेजिड्यूल कहेंगे।